हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महादेवी वर्मा की रचना गिल्लू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक आत्मकथात्मक कहानी है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक पीले पुष्प को कहते हैं। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तीमा में छिपकर बैठता था। अनायास ही का मतलब होता है अचानक, और हरी तीमा का मतलब होता है हरियाली। और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण का मतलब है एक छोटा जीव, परंतु अब तो वह इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। समादरित का मतलब है विशेष आदर, और अनादरित का मतलब है जिसका अपमान किया गया हो। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही आना पड़ता है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब है यहाँ पर प्रकट। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी हमारे आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश का यहाँ मतलब है कानों को ना भाने वाली आवाज़। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले की और दीवार की संधि में छुपे हुए एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदिव्य की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकदिव्य मतलब दो कौवे, और निश्चेष्ट सा का मतलब है बिना किसी हरकत के। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आश्वस्त मतलब है निश्चिंत हो गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध रोएं मतलब चमकदार रोएं, चिकने रोएं, और विस्मित करने लगी मतलब सबको आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता।
जब मैं लिखने बैठती तब अपने ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों से और सिर से अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर रहता। लघुगात का मतलब है छोटा शरीर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। खाद्य का मतलब होता है भोजन। उन दिनों जब कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने का समान लगता।
परिचारिका का यहाँ मतलब है सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन मतलब होता है मृत्यु के समीप। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पीताभ का मतलब होता है कि पीला फूल, पीले रंग का फूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी कहानी का समापन हो जाता है। बहुत ही उम्दा आत्मकथात्मक कहानी थी जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। फ्रेंड्स, धन्यवाद और मेरे इस चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।